अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। एक तो आज आपको बताएंगे कि आज शेर अफजल मरवत साहब ने क्या किया। मेरा ख्याल है कि जिस तरह वो नून लीग ने एक स्टार्ट की हुई है ना कैंपेन कि आज वज़ीर आला पंजाब ने क्या किया, तो इसी तरह मेरा ख्याल है पीटीआई को भी अब एक कोई सेगमेंट बना लेना चाहिए रोज़ बताने के लिए कि आज शेर अफजल मरवत ने क्या किया, आज किससे लड़ाई की, आज किस पे झपट पड़े और आज किससे गुस्सा किया। तो शेर अफजल मरवत साहब रोज़ाना की बुनियाद पर ख़बरों में रहते हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उन्होंने कारनामा किया होता है जो सामने आ जाता है। तो बहरहाल शेर अफजल मरवत साहब जो हैं आज भी खबरों की जीनत रहे। आज कोर कमेटी में उनके हवाले से खबरें चली हैं कि जनाब उन्होंने ठीक ठाक किस्म की लड़ाई झगड़ा किया है। इसके ऊपर बात करते हैं तफसील से। आज जो कॉलेज का मामला सामने आया था HSN कॉलेज का, उसके ऊपर मज़ीद कुछ अपडेट सामने आ चुकी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर जनाब आपको बताएं कि जो एक नया आया है स्कैंडल रऊफ़ क्लासरा साहब का और टेलन न्यूज़ इंतज़ामिया के माबैन क्या झगड़ा चल रहा है और क्या ये कहानी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे आज ही के वीलॉग में। पीटीआई ने कुछ मज़ीद प्लान किए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और थोड़ी सी बात आज जावेद लतीफ़ साहब की भी करेंगे। काफ़ी दिनों से बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के वो रिमार्क्स देते फिर रहे हैं और मुख्तलिफ चैनल्स पे बड़ा बातें कर रहे हैं, तो आपको बताएंगे कि उसके पीछे वजह क्या है। काफ़ी कुछ है जी इस वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ कर लेते हैं जी। जो पहले हमारी मेरा ख्याल डेवलपिंग स्टोरी है उससे कर लेते हैं। कॉलेज के मामले के ऊपर काफ़ी हद तक अपडेट आपको कर दिया था पिछले वीलॉग में। अब उसके ऊपर मज़ीद जो चीज़ें खुलकर सामने आई हैं, तो पता ये चल रहा है कि आहत चीमा साहब के जो बच्चे हैं वो तकरीबन 3 साल से इस कॉलेज में ज़ेरे तालीम नहीं थे। वो इस्लामाबाद में थे और यहाँ पर आकर बाकायदा क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे थे और इसी हवाले से उनका ये कहना था कि जनाब जो पिछले सालों की फ़ीस है उसको माफ़ किया जाए, जबकि वो तालीम नहीं हासिल कर रहे थे तो फ़ीस भी ना ली जाए। लेकिन अब इसके ऊपर एज़ पर लॉ अगर बात की जाए तो भाई उन्होंने सीट तो एक रिज़र्व रखी हुई थी, उनकी सीट के ऊपर मज़ीद कोई बच्चा एडमिशन तो हासिल नहीं कर सकता था। तो अगर उन्होंने नहीं तालीम हासिल करनी थी वहाँ पर या उन्होंने आगे इस्लामाबाद में ही रहना था, जो भी उनका प्लान था, फिर उनको ये चाहिए था कि वो इस इदारे को खैरबाद कह देते, यहाँ से अपना एक लीविंग सर्टिफिकेट लेते ताकि इनकी जो नशिस्तें हैं वो खाली समझी जाती हैं और फिर उसके बाद किसी और मुस्तहिक बच्चे को यहाँ पर एडमिशन लेने का मौका मिल सकता। तो ये तो एक अजीब बात है कि आप सीट मल के रखें और उसके बाद आप कहें कि जी हम पैसे भी नहीं देंगे। तो ये सारा मामला है। और अगर आप कोई गरीब गुरबा होते तो फिर भी बंदा कहता है कि यार कोई इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर सोचा जाए। मैं तो आज होशरुबा इंकशाफात सुन के हैरान हो परेशान हो गई। राय साकिब खरल साहब और वैसे भी इलेक्शन कमीशन के भी जो गोशवारे हैं उसमें भी आप देख सकते हैं, दोनों ने बताया हुआ है कि किस तरह से अरबों रुपए की जो एसेट्स हैं इन साहब के, आहत चीमा साहब के, तो इनके लिए तो ये हंसी मजाक में ये बच्चों का सदका दे के ये इतनी फ़ीस निकाल सकते हैं आराम से। तो ये तो कोई इतनी बड़ी रकम ही नहीं है उनके लिए कि जिसके लिए वो इतने ऊपर से आ रहे हैं और गवर्नर से कह रहे हैं। वैसे ही गवर्नर साहब हैं जो सिफारिश करने में या गैर कानूनी काम करने में अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं और दोनों मिल मिला के जो है वो उसके लिए कोशिश ये कर रहे थे रास्ता निकालने की कि जनाब पैसे माफ़ हो जाएँ। तो अब ये जो HSN कॉलेज के प्रिंसिपल हैं ये अंग्रेज़ हैं और माइकल थॉमस इनका नाम है और इन्होंने तंग आकर के भाई ये क्या तमाशा लगा रखा है, हर जगह पर इस तरह की चीज़ें तो नहीं होती, तो इन्होंने फिर रिज़ाइन कर दिया। अच्छा, उसके बाद जब इन्होंने रिज़ाइन किया तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि अब एज़ पर पॉलिसी और जो एक इनका तरीक़ाकार होता है नून लीगियों का, अब होगा ये कि ये इनके ऊपर उल्टा अटैक शुरू कर देंगे और इनकी कोई लेके आएंगे यानी शिकायतें कि जी ये तो खुद ऐसे थे, ये वैसे थे, ये करप्ट थे, ये फलां थे। और वही हुआ। थोड़ी देर बाद जी इस तरह के इनके हवाले से इनके जो टाउट सहाफ़ी हैं उनके थ्रू ये शुरू हो गया काम कि जी ये तो 40 लाख रुपए माहाना सैलरी लेते थे और फिर भी इतनी छुट्टियां करते थे, 100 छुट्टियां इनकी एक साल की। तो भाई ये किस खाते में इतनी ले रहे थे सैलरी भी, और जनाब ये इनके और बड़े मसाइल थे, तो ये वो बला बला। तो ये इन्होंने उनके ऊपर शुरू कर दी एक पूरी किस्म की कैंपेन। जब वो कैंपेन सारी उल्टी पड़ी क्योंकि ज़ाहिर है लोगों ने तो तिया पांचा करके रख दिया कि भाई आज आपको समझ आ रही है बात। जब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और आपके पोल खोल दिए हैं तो तब आपको याद आ रहा है कि भाई इसकी इतनी सैलरी है, इतने अरसे से वो ले रहे हैं। तब आपको किसी को याद नहीं था क्योंकि उससे तो पहले भी आपकी हुकूमत थी। तो तकलीफ़ क्या है फिर आज आपको इस बात को जाहिर करना पड़ा कि जी ये तो बड़े इनकॉम्पिटेंट थे या ये कोई बड़ी ज़रूरत से ज़्यादा सैलरी ले रहे थे।
तो सारी जब इस बात के ऊपर तनकीद शुरू हुई तो फिर ये ज़ाहिर है शर्मिंदा भी हुए कि ये तो हमारे ऊपर गले पड़ गया है मामला सारा। और फिर उसके बाद आप ये देखिए कि इन्होंने इस सारे रायते को खूब सारा फैलाया और इसके ऊपर इन्होंने जब ये तनकीद शुरू की तो उसके बाद कुछ ख़बरें आने लगीं कि जनाब जो स्टूडेंट्स हैं वो भी और जो पेरेंट्स हैं वो भी इस सारे मामले के ऊपर बड़े शदीद नाला हैं। और अब ख़बर ये आ रही है कि सुबह के वक्त इन्होंने एहतजाज का ऐलान कर दिया एचएसएन कॉलेज के सामने। स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स यानी जो भी फैमिलीज़ हैं वो आके अपने प्रिंसिपल के हक़ में मुजाहरा करेंगी और ये जो सियासी मुदाखलत है उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करेंगे कि जो पाकिस्तान के चंद एक अगर कोई तालीमी इदारे बेहतर रह गए हैं तो उनमें भी अगर सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके उनको भी अगर आप बर्बाद करने पर तुले हैं तो ज़ाहिर है जो वहाँ पर लोग वाबस्ता हैं उन्होंने इसके ऊपर एहतजाज करने की ठानी है, जो कि मेरा ख्याल है एक सही फ़ैसला है। तो ये जब सारा शोर शराबा मचा तो फिर उसके बाद हुकूमत को होश आए कि नहीं भाई अब गुस्सा करने से तो बात नहीं बनी, तो लिहाजा अब पाँव पड़ जाते हैं, जो कि नून लीग का वतीरा है। फिर इन्होंने क्या किया जी, तारड़ साहब ने अब प्रिंसिपल साहब के साथ रब्ता किया और उन्हें कहा कि जी आप प्लीज़ इस्तीफ़ा अपना वापस ले लें और कोई मिल बैठ कर इस मामले को हल कर लेते हैं। तो अब ये दूसरी तरफ से आ गए, यानी कहने का मकसद ये कि भाई अब आपको नहीं लग रही कि उनकी सैलरी ज़्यादा है और अब आपको नहीं लग रहा कि जी वो छुट्टियां कर रहे थे। जब आपको हर तरफ से जूते पड़े हैं तो साथ ही आप सीधे हो गए और अब आपने कहा कि चलो भाई अब इससे सुलह सफाई करने की कोशिश करो। तो ये इन लोगों की जो है वो सूरत हाल है। अब बहुत से लोग इसको वैसे इस बात से भी लिंक कर रहे हैं कि ये सारा कुछ उनके खिलाफ महाजराई शुरू इसलिए हुई क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिन पहले ये स्टोरी सामने आई थी कि मरियम नवाज़ ने एचएसएन कॉलेज का दौरा करना था, लेकिन वहाँ पर जो तलबा थे उन्हें जब इस बात का अंदाज़ा हुआ तो उन्होंने इसके ऊपर कंप्लेन की कि हमें उनसे अवार्ड वगैरह वसूल नहीं करने, ना हम ऐसी किसी तकरीब का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसमें मरियम नवाज़ हो। तो उसके बाद मरियम नवाज़ साहिबा को माजरत कर ली गई कि भाई आपके आने से जो नारेबाजी होगी, ये होगा वो होगा, माहौल ख़राब होगा, तो लिहाजा आप तशरीफ़ ना लाएं। तो इस पर काफ़ी बेइज्जती हुई और ज़ाहिर है सब ने इसको रिपोर्ट किया कि जी ये हालात हैं आपकी मरियम नवाज़ साहिबा की मकबूलियत के कि स्टूडेंट आपकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते। तो अब ये एक खार तो थी अंदर कि भाई ये क्या हमारे साथ हो गया है। तो इस वजह से भी एक शुरू से ही वो खटक रहा था मामला और ऊपर से अब ये हाचिमा के मामले पर अगर उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो इस बात के ऊपर मज़ीद फिर ज़ाहिर है ये सारा चीज़ें हुई। तो बहरहाल ये अगर आप इस बात में नून लीग क्लियर थी, अगर इनका कोई कसूर नहीं था या अगर ये फेयर कुछ करना चाहते थे तो बड़ा आसान हाल था कि जब ये इस्तीफ़ा सामने, पहले तो अव्वल तो गवर्नर साहब को करना ही नहीं चाहिए था ये काम जो कि नून लीग से वाबस्ता है, तो उन्हें ये करना ही नहीं चाहिए था। दूसरी बात ये कि अगर वो करने के लिए उन्होंने ख़त लिख दिया और ये बात इस तरह से बिगड़ रही थी तो उसी वक्त इस मामले को संभालना चाहिए था कि भाई हर कोई आपके जैसे मुल्क जहाँ पे हर दूसरी ब्यूरोक्रेसी जो है वो कदमों में बिछने के लिए तैयार है, तो ज़रूरी नहीं कि हर कोई एक आधा कोई इस तरह का भी बंदा होता है कि जो नहीं भी बात मानता, और ये तो वैसे भी हमारे जैसे पाकिस्तानी तो है नहीं, ये तो ईमानदार लोग हैं। तो उन्होंने इनकार कर दिया, तो उसी वक्त इनको चाहिए था कि भाई मामला रफा दफा कर लेते। लेकिन फिर वही बात है कि जब रौनत होती है, जब ये होता है कि यार हम इक़्तिदार में तो हमारी बात मानी जाए, और अभी इन्हें चंद दिन हुए इक़्तिदार में आए और उनके आप अगर रौनत के किस्से सुनना शुरू कर दें तो आप हैरान हो जाएंगे। कहीं पे इनके जो लीगी एमपी हैं उन्होंने काले शीशे रखे हुए थे तो वो पुलिस वालों ने रोक लिया, तो उन्होंने इस कदर पुलिस वालों को जलील किया कि उनसे माफ़ी मंगवाई। वैसे वो अच्छा ही हुआ, पुलिस वाले इसी काबिल हैं। आजकल जो पंजाब पुलिस का हाल है इनको इनकी औकात दिखानी चाहिए, क्योंकि जो इनके साथ इज्जत से पेश आते हैं उनको तो ये लोग जूतों में बिठाते हैं और उनको तो ये लोग जलील करते हैं, उनसे पैसे बटोरते हैं, और जो इनके साथ फिर ऊपर से आते हैं उनके साथ ये माफ़ी तलाफ़ी करते हैं। तो ये इनकी औकात है असल में। तो बहरहाल ये नून लीगियों के इस तरीके से माफ़ी तलाफ़ी कर रहे थे। फिर ये उज़्मा कारदार साहिबा का भी 1-2 दिन पहले स्कैंडल आया है, वहाँ पर इन्होंने क्या गुल खिलाए हैं वो भी सब ने देखे हैं। तो अभी इन लोगों को आए हुए इक़्तिदार में टाइम देख लें कितना हुआ है, और इनके जो आप कारनामे सुनते चले जाएं तो आप कानों को हाथ लगाएं। तो ये इनकी जी सूरत हाल है। अब आ जाते हैं जी आगे बढ़ते हुए शेर अफजल मरवत साहब के मामले पर। कोर कमेटी का आज इजलास था, वहाँ पर खबर ये आ रही है अंदरूनी ज़राए से कि शेर अफजल मरवत साहब की कोर कमेटी में काफ़ी तल्ख़ कलामी हुई है, और ख़ास तौर पर जो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब और फिरदौस शमीम नकवी साहब हैं उनके साथ इनकी खूब मुँह मारी हुई है। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने कहा कि जी शेर अफजल मरवत साहब को तो कोई टीचर रख के देना चाहिए, कोई उस्ताद इनके साथ होना चाहिए जो हर वक्त इनको समझाए कि क्या बात करनी है, कैसे करनी है। ये इस तरीके से बार बार कुछ ना कुछ हर रोज़ गुलछर्रे उड़ाते रहते हैं। इसके ऊपर शेर अफजल मरवत साहब का मूड बड़ा ख़राब था। फिर नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने भी इसी गुफ्तगू में जब हिस्सा लिया तो फिर शेर अफजल मरवत साहब ने उनको आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि भाई तुम ज़रा बाहर आओ तो मैं तुम्हें बताता हूँ।
तो आगे से वो भी सीधे हो गए। उन्होंने कहा मुझे तुम शुएब शाहीन ना समझना कि मैं तुमसे चुप कर जाऊँगा, तुम आके बाहर निमट लो मुझसे, फिर देख लेते हैं। तो कुछ ज़राए तो ये भी तस्दीक कर रहे हैं कि उसके बाद कोई आपस में दस्तो गिरबां होने की भी उलझ भी पड़े, लेकिन कुछ ने कहा कि नहीं, फिर भी ये सिर्फ तल्ख कलामी तक बात थी कि फिर बैरिस्टर गौहर और बाकी जो लोग थे उन्होंने बीच बचाव कराया और मामले को रफा दफा कराया। तो बहरहाल खबर ज़ाहिर है कोर कमेटी के ही लोगों में से किसी ने अपने मीडिया के दोस्तों को दे दी और ख़बर बाहर आ गई और मुख्तलिफ ज़राए से आई खबर बाहर। तो ये सारी कहानी खुल के सामने आई। उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब ने इसके ऊपर एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि जी ये सारी एक एग्जैजरेटेड स्टोरी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं कोर कमेटी पर, मुख्तलिफ मामलात के ऊपर खुल के सब अपना इजहार करते हैं, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जनाब हम कोई लड़ाई हो गई, हम सब इकट्ठे हैं और एक कॉज के साथ हैं। तो ये करके उन्होंने अपना वो एक तरफ से क्लैरिटी देने की कोशिश की। लेकिन हर रोज़ का ये काम है कि पहले आप कुछ कर लें और बाद में आपको क्लैरिफिकेशन देनी पड़े, फिर आप कुछ नया स्टेटमेंट जारी कर दें, फिर आपको क्लैरिफिकेशन देनी पड़े। तो भाई आपको बार बार ये क्यों करना पड़ रहा है? ये तो आपके लिए सोचने का मकाम है। आगे से ये भी सुनने को मिल रहा है कि वहाँ पे ये कोर कमेटी वालों को कह रहे थे कि जी मैं बाहर निकलता हूँ, मैं लीड करता हूँ, बाकी सब छुपे बैठे हैं, ये वो। तो भाई बात सिंपल सी है कि अगर आप लीड कर रहे हैं या आप बाहर निकल रहे हैं तो हर जो मेंबर होता है पार्टी का उसका अपना काम होता है। कोई ठीक है बैठ के सोशल मीडिया को देख रहा है, कोई बैठ के कारकुनान के साथ तंजीम साजी कर रहा है, कोई बैठ के लोगों को बाहर निकालता है, कोई बैठ के टॉक शोज़ में दिफा करता है। तो हर किसी का अपना टास्क होता है, उसकी अपनी एबिलिटीज़ के मुताबिक या फिर जो भी पार्टी लीडरशिप होती है जो उसको असाइन करती है वो उसके मुताबिक चलता है। तो अगर आप में ये कैपेबिलिटी थी कि आप लोगों को बाहर निकाल सकते थे, आप ब्रेव थे, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि लोग आपको पसंद करते हैं सुनना देखना, तो आपके ज़िम्मे ये काम है, आप ये कर रहे हैं। अब ये किसी के ऊपर एहसान तो नहीं है। और चलिए अगर आपको किसी ने ये काम नहीं भी सौंपा, आप अपने तौर पे भी कर रहे हैं, तो फिर भी ये आपकी अपनी चॉइस है। तो इसकी वजह से आप दूसरों के ऊपर अब क्या रोब जमाते रहेंगे कि भाई तुम बाहर नहीं निकले तो लिहाजा अब जो भी मैं सही कहूँ गलत कहूँ मुझे पूरा हक मिल गया है। ये बात कुछ जचती नहीं है। और जो ख़ास तौर पे मेरा मानना ये है कि जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़े लीडर होते हैं, जो आला ज़र्फ़ लोग होते हैं, वो जब भी कुछ परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो तो ज़्यादा आजिज़ हो जाते हैं। वो ये बार बार जितलाते नहीं फिर रहे होते कि देखो मैं निकल रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ और किसी में हिम्मत नहीं। भाई अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, हम्बल रहें। बार बार कहीं पे आप बैठ रहे हैं, हर जगह आप इनकी ये स्टेटमेंट सुनते हैं कि जी मैं निकाल रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ। ये बात दुरुस्त है और सारे आपके कदरदान हैं, हम भी आपकी तारीफ़ करते रहे, लेकिन कहने का मकसद ये है कि इसकी वजह ये, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये लाइसेंस मिल गया कि आप दूसरों को इसके ऊपर रोब जमा के और जो मर्ज़ी फिर आप स्टेटमेंट्स भी मीडिया में जारी करते रहें जिससे इवन पार्टी के बयानिए तक को नुकसान पहुँचे और लोग आपके ऊपर भी तनकीद करें। और फिर जो एक स्ट्रेंथ का एहसास होता है कि भाई ये सब इकट्ठे हैं, वो भी ज़ाहिर है उसको भी डैमेज होता है और ये तासुर जाता है कि जी पार्टी के अंदर बड़ी फूट है और फिर ये टॉक शोज़ की जीनत बनती है सारी बात। तो असल जो प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त पीटीआई के, मैंडेट का मसला है, इमरान खान का मसला है, केसेस हैं, ये वो सब छोड़ के और बातचीत सारी टॉक शो में इसके ऊपर हो रही होती है। शेर अफजल मरवत ने ये क्यों कह दिया, शेर अफजल मरवत ने वो क्यों कह दिया। तो आप अपने गैर ज़रूरी बयानात से गुरेज करें ताकि जो आप टॉक शोज़ में जाएं तो वहाँ पर आपके जो पार्टी के मसाइल हैं उसके ऊपर बात हो, ना कि आपकी ज़ात के जो मसाइल हैं उसके ऊपर बात हो रही हो। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को समझना चाहिए, लेकिन मुश्किल ही है कि वो समझें। बहरहाल देखते हैं जी क्या ये शेर अफजल मरवत साहब की कहानी कब तक पीटीआई के साथ चलती रहती है। अब बात कर लेते हैं जी रऊफ़ क्लासरा साहब और टैलेंट न्यूज़ के साथ मामले की। अब इसमें जी एक ये स्कैंडल सामने आया है। रऊफ़ क्लासरा साहब ने कुछ दिन पहले ये ट्वीट किया कि टैलेंट न्यूज़ इंतज़ामिया ने उनके कुछ वाजिबात अदा नहीं किए और अब उसके लिए उनके खिलाफ वो कानूनी चाराजोई करने जा रहे हैं। रऊफ़ क्लासरा साहब का मामला ये था कि टैलेंट न्यूज़ इंतज़ामिया के साथ जब उन्होंने चैनल ज्वाइन किया तो उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि अगर 2 साल से पहले इंतज़ामिया रऊफ़ क्लासरा साहब को फ़ारिग कर देती है, नौकरी से निकाल देती है, तो फिर उन्हें अगले जब भी उन्होंने निकाला होगा उस वक्त से लेके 2 साल का जो टाइम पीरियड बनता है उस वक्त तक जितने भी उनके सैलरी और बाकी वाजबात होंगे वो एग्जैक्टली अदा करने होंगे पूरे सूरे। और अगर रऊफ़ क्लासरा साहब उससे पहले छोड़ के जाते हैं तो उस सूरत में रऊफ़ क्लासरा साहब को ये पैसे जो हैं वो पे करने होंगे इंतज़ामिया को। ये बुनियादी तौर पर कॉन्ट्रैक्ट का इस वजह से ज़रूरत पेश आती है क्योंकि हम मीडिया में हैं तो हम इस चीज़ को देखते हैं कि लोग बार बार ये देखते हैं जब कि भाई आपको नौकरी पे रखते हैं और 2-4 महीनों बाद नौकरी से निकाल दिया जाता है तो उसके बाद हर किसी को एक गैर यकीनी की सूरत हाल रहती है कि पता नहीं मैं अपनी नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ और पता नहीं आगे वाला चैनल जो है वो मुझे कितनी देर नौकरी पे रखे।
तो अब कुछ एंकर्स जो हैं वो जब कभी स्विच करते हैं इधर उधर किसी दूसरे चैनल में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स में इस तरह की शिकें रखते हैं ताकि उनको एक जॉब सिक्योरिटी मिल जाए, एक फ्यूचर सिक्योरिटी मिल जाए कि कम से कम उनको जल्दी से निकालते हुए कोई चैनल इंतज़ामिया सोचे कि भाई फिर इतने पैसे इसके भरने पड़ेंगे। ये तो हो गई एक बात कि जी कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का था। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि चैनल इंतज़ामिया ने आज एक ट्वीट जारी किया और उसमें उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट भी शेयर किया और उनका ये कहना था कि जी देखिए इस वाजबात के तहत तो हमने सारे वाजबात क्लियर कर दिए हैं। रऊफ़ क्लासरा साहब के, रऊफ़ क्लासरा साहब जो थे वो 50 लाख रुपए महाना पर चैनल के साथ नौकरी कर रहे थे और चैनल इंतज़ामिया को अंदाज़ा हो गया था कि ये उनकी गलती है और बाद वाली भी जो इंतज़ामिया है उनको भी इस बात का आइडिया होगा, लेकिन बहरहाल जो उनके साथ बनते थे पैसे पूसे उनके वो हमने दे दिए हैं और उन्होंने जो चैनल को जो है इधर उधर जिस तरह से डिफेम करने की कोशिश की है उस पर हमें बड़ा अफसोस है वगैरह वगैरह। तो ये उन्होंने सारी अपनी तरफ से एक उन्होंने भी अपना वर्जन दे दिया। रऊफ़ क्लासरा साहब इससे पहले यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब जो कि टैलेंट न्यूज़ के सारे मामला देख रहे हैं, शायद एमडी हैं उनके ऊपर भी इसी किस्म की ट्वीट की हुई थी कि जी ये मफाद परस्त हैं और ये अपने एक पाव गोश्त के लिए पूरा ऊँट ज़िबा करने के लिए रेडी रहते हैं और ये हर चैनल को जाके इसी तरह चूना लगाते हैं वगैरह वगैरह। तो इस तरह का कुछ मतलब था रऊफ़ क्लासरा साहब की ट्वीट का। हालांकि जो चैनल न्यूज़ के लोग हैं वो ये बताते हैं कि भाई जब एक दफ़ा चैनल बीच में बंद हो गया था कुछ दिन पहले, तो उसके बाद यूसुफ एक मिर्ज़ा साहब ने कोशिश की कि किसी तरह चैनल दोबारा बहाल हो जाए ताकि जो सैकड़ों लोगों का यहाँ पे कारोबार वाबस्ता है या रोज़गार वाबस्ता है तो वो बेचारे बिल्कुल बेरोज़गार ना हो रमज़ान के महीने में। तो उन्होंने कोशिश करके बल्कि उल्टा चैनल को दोबारा से ऑन एयर करवाया। ये कुछ वहाँ के जो चैनल के ज़राए हैं ये उनका कहना है, लेकिन रऊफ़ क्लासरा साहब जो है वो इससे एक मुख्तलिफ ओपिनियन रखते हैं। अब मेरी इस सारे मामले के ऊपर क्या ओपिनियन है वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन ये मैं बस साथ में आपको ऐड कर दूँ कि रऊफ़ क्लासरा साहब ने चैनल इंतज़ामिया की तरफ से ये जो कॉन्ट्रैक्ट शेयर किया गया सोशल मीडिया पर उसको झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि जी इस पर तो मेरे कोई सिग्नेचर भी नहीं है और इन्होंने मेरे वाजबात देने हैं और अब तो मैं कानूनी चाराजोई ज़रूर करूँगा। तो ये रऊफ़ क्लासरा साहब की अब तक की स्टेटमेंट है। अब इसमें दो तीन जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ और मैं एक जेनेरिक वे में भी बात करना चाहती हूँ इस मौजू के ऊपर। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आती कि जो चैनल मालिकान हैं जब ये हायर करने के लिए इतने डेस्परेट होते हैं बड़े बड़े नामों को, तब ये लोग बिल्कुल ये नहीं खातिर में चीज़ लाते कि भाई आप इतने बड़े बड़े जो एंकर्स लेके आ रहे हैं इतने भारी बजट के ऊपर, तो वो आप मेंटेन कैसे करेंगे। और फिर दूसरी बात ये कि उसकी वजह से जब आप ले आते हैं तो 2-4 महीनों के बाद ही फिर वो आपको खलना शुरू हो जाते हैं। ये हर चैनल में हो रहा है कि आपके जो सारे बाकी वर्कर्स हैं उनकी सैलरी सबकी मिला के एक तरफ होती है और जो मेन इनके जो करंट अफेयर के लोग होते हैं 1-2 उनकी मिला के एक तरफ होती है। यानी आप समझ लें कि रऊफ़ क्लासरा साहब का या 1-2 और लोगों का बजट 1 करोड़ होगा और बाकी सारे स्टाफ का मिला के भी बजट शायद मुश्किल से 1 करोड़ हो। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि शायद बाकी तो 1 करोड़ देना उनके लिए इतना मुश्किल ना हो, लेकिन जब इतने भारी भरकम एंकर्स भारी बजट वाले चैनल रख लेते हैं तो उसके बाद फिर उनको 1-2 महीने तो प्यार मोहब्बत होता है, हनीमून पीरियड होता है, लेकिन फिर उसके बाद वो पैसे खलने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हो इतने पैसे ये क्यों ले रहा है यार, ये तो डिज़र्व ही नहीं करता। वैसे आपस की बात है 50 लाख इट्स बहुत बिग अमाउंट है। 1 करोड़ का आधा करोड़ होता है तकरीबन 50 लाख रुपया, और वाकई आप सोच में पड़ जाते हैं कि यार 50 लाख रुपया रऊफ़ क्लासरा साहब किस चीज़ का ले रहे थे, मतलब ऐसी क्या वो प्रोग्राम में चीज़ कर रहे थे जिसकी वजह से चैनल को इतना अर्न कर रहा हो कि भाई वो कहें कि हाँ भाई अगर 50 के बजाय हमें 60 भी देना पड़े तो कोई मसला नहीं है, रऊफ़ क्लासरा हमें 1 करोड़ कमा के भी दे रहा है। ऐसे भी एंकर्स हैं कि जिनको इतना लोग सुनना चाहते हैं जिसकी वजह से इतना रेट टीवी का ऊपर चला जाता है कि भाई अगला इंतज़ामिया सोचती है कि यार इसको इतना देने में कोई हमारे ऊपर बोझ नहीं है, ये इतने कमा के भी दे देगा। लेकिन अब मैं अगर किसी चैनल में जाऊँ और मुझे कोई कहे कि भाई आप 40-50 लाख पे आ जाएं, तो मैं तो सोच में पड़ जाऊँगी कि यार 2 महीने नहीं है मुझे पैसे देंगे और तीसरे महीने कहेंगे कि भाई आप निकल जाओ। तो मेरी नज़दीक ये जो इतने भारी भरकम बजट पे एंकर्स रखना, ये ख़ुद पूरे चैनल को चलाने के हवाले से एक बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है। ये चैनल इंतज़ामिया को भी देखना पड़ेगा, ख़ास तौर पर जो नए आने वाले चैनल्स हैं जिनको सर्वाइवल के लिए बहुत कम इश्तिहार मिलते हैं, बड़ा इनके लिए मसाइल हैं माली तौर पर। जो पहले से सेटल हैं उनके तो इश्तिहारों के रेट भी ज़्यादा हैं और वगैरह वगैरह, तो उनका थोड़ा सा और हिसाब किताब होता है। जो नए मार्केट में आने वाले चैनल हैं उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं जो पहले से हैं, ना उन्हें इतनी जल्दी वो व्यूअरशिप मिलती है।
होता क्या है फिर कि वो शुरू में शौक में ले आते हैं बड़े बड़े बजट वाले एंकर्स, लेकिन फिर उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाते हैं। उन बड़े बजट के एंकर्स के चक्कर में फिर होता ही है कि बेचारा जो छोटा नीचे स्टाफ लेवल है, जो वर्कर है सारा, उसके भी बेचारे के माशी कत्ल होता है और उसके भी रोज़गार के ऊपर छुरी चलती है। तो ये देने वालों को भी सोचना चाहिए कि भाई आप एक जस्टिफाइड अमाउंट ज़रूर दें, लेकिन इस कदर मतलब 50 लाख 1 करोड़ ये कोई बात ही नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं ऐसे भी कौन से हीरे जड़ रहे होते हैं एंकर्स बैठ के। और दूसरी तरफ आप ये करते हैं कि जो आपका बेचारा कोई कैमरा मैन है उसको 30-35 हज़ार रुपये देने में भी आप लोगों की जान निकल रही होती है कि भाई इसको हम वर्कर क्लास को क्यों दें। तो ये सारा जो एक मॉडल है ये बेसिकली सारा मेरे नज़दीक फ्लॉप हो चुका है। अब इसको रैशनल करना पड़ेगा, ये जो बड़े बड़े बजट्स हैं इनको भी रैशनल करना पड़ेगा, और इसी तरीके से जो आपका पूरा एक मार्केटिंग स्ट्रक्चर है चैनल का उसको भी रैशनलाइज करना पड़ेगा, वरना ये चैनल सर्वाइव नहीं कर सकते। हर दूसरे चैनल की यही कहानी है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ। हर दूसरे चैनल की जो भी अभी रिसेंटली 1-2 सालों में चैनल आए सबकी यही कहानी है, और 2-3 इसीलिए पहले भी बंद हुए हैं आप न्यूज़ वगैरह टाइप, कि वो बजट उतना जो है वो बर्दाश्त नहीं हो पाता, इंतज़ामिया की बस हो जाती है। मालिक भी शुरू में तो बड़ा उसको फूंफा करके हवा फुला देते हैं कि बस आप चैनल मालिक बन गए हैं तो जैसे आप बहुत हर चीज़ के मालिक ही बन गए हैं, लेकिन वो फिर 2-4 दिनों बाद ही उन्हें समझ 2-4 महीनों बाद ही आ जाती है कि यार हमें अब जाल में उतार लिया गया है। तो ये सूरत हाल है। तो बहरहाल जी अब देख लें आप, ये सारी कहानियाँ। लेकिन मुझे बहैसियत सहाफ़ी या एंकर मैं ख़ुद इस मॉडल के वैसे हक़ में नहीं हूँ। मेरे तो खैर वैसे ही बहुत कम पैसे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हक़ हलाल के हैं और मेहनत के हैं। और मैं कभी भी ये नहीं समझती कि आप दूसरों के हक मारें। और ये आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि बाज़ औक़ात जितने ये बड़े बड़े बजट वाले एंकर्स हैं ना, ये उतने ही बेहिस होते हैं। जब ये सैलरियों पे कट लग रहे होते हैं या कुछ इस तरह का मामला होता है ना कि डाउन साइजिंग हो रही है ये वो, तो ये लोग ज़रा एहसास नहीं कर रहे होते वर्कर का। बहुत कम है इनमें से कोई एहसास करने वाले या बात करने वाले। ज़्यादातर यही कह रहे होते हैं कि हमें तो बिल्कुल कट को हमारा तो सोचे भी ना, हमारे तो भाई 1% ना कटे। नीचे वालों के जिनके पहले बेचारों के 30-35 हज़ार होते हैं, कहते हैं उन्हीं के ऊपर और कट लगा दो, हमारे ऊपर ना फ़र्क आए। और मालिकान ने भी इन जैसे लोगों को आंखों पे बिठा के रखा होता है, और यही बुनियादी तौर पर बर्बादी के ज़िम्मेदार होते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।